ओके, चलो। कैसे हो सब लोग बेटा? सर्व सुरक्षित, सेफ एंड साउंड। वेरी नाइस। कल्पेश आ गया? कल्पेश, कल्पेश है क्या? कल्पेश, कल्पेश आ गया है क्या? बस तो कल्पेश, कल्पेश का एक क्वेश्चन था कल, मुझे उसने भेजा था, उसका मैंने आंसर दिया, उसको समझा नहीं, वापस बताता हूं मैं इसको। हाँ, कल्पेश आ गया, वेरी नाइस। चलो, इसका मैं नॉमेनक्लेचर करता हूं। देखो, तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है? नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले क्या चेक करते हैं? कौन से फंक्शन ग्रुप है? तो एक है CWH, ये NH2, ये CHO और ये CWH। ठीक है, दो तीन फंक्शन ग्रुप्स हैं, CWH है, NH2 है, CHO है। दूसरा काम क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4 होगा। दोनों तरफ से कहीं से भी नंबर कर सकते हो, राइट? अब आपको अब आपको कहीं से भी अगर आप नंबर कर सकते हो, तो अब चेक करना पड़ेगा कि यहां से नंबर करें या फिर यहां से नंबर करें। तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा ये वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर मैंने यहां से क्यों किया? यहां से सर आपने क्यों किया, यहां से क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर है कि ये एमिनो ग्रुप है, एमिनो का ए पहले आता है। ये फॉर्माइल ग्रुप है, फॉर्माइल का एफ बाद में आता है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि पहली बार में ही डिसाइड करो कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव इज कार्बोक्सिलिक एसिड, CWH। बाद में किसी और का रिएक्टिविटी नहीं देखना होता, किसी और का रिएक्टिविटी नहीं देखना है आपको इसमें। अब देखना है आपको इसका नाम। इसका नाम है एमिनो, इसका नाम है फॉर्माइल। एमिनो का ए पहले आता है, फॉर्माइल का एफ बाद में आता है ना? तो अब आपको नाम यानी अल्फाबेट के हिसाब से डिसाइड करना है, ना कि उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। बिकॉज वंस द रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड, इट वुड बी द CWH वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव, और उसके बाद कोई और रिएक्टिव होगा ही नहीं। तो बाद में रिएक्टिविटी के हिसाब से नहीं करा जाता, बाद में NH2 के हिसाब से करा जाता है, यानी इसका ग्रुप के नाम के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका 2 एमिनो 3 फॉर्माइन ब्यूटेन 1 4 डायोल, ब्यूटेन 1 4 डायोल, राइट? इसलिए तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 एमिनो, लिख देता हूं मैं, 2 एमिनो 3 फॉर्माइन, 3 फॉर्माइन, एमिनो का ए पहले आता है, फॉर्माइल का एफ बाद में आता है, एंड ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड। क्लियर हुआ? इसका प्रीफिक्स, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका सफिक्स आएगा। सफिक्स तीन चीजों का आता है, अल्कीन का इन, अल्काइन का आइन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो भी फंक्शन ग्रुप आप पूरे मॉलिक्यूल में होगा उसका सफिक्स। तो सफिक्स आ गया ओइक एसिड, इसका प्रीफिक्स फॉर्माइन, इसका प्रीफिक्स एमिनो, बाकी सबका प्रीफिक्स आता है। याद है ना? 2 एमिनो 3 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड, करेक्ट। दिस द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, नाउ बैक टू द बिजनेस, वापस आते हैं। हमने जहां पे कल छोड़ा था वहीं से वापस शुरू करते हैं। कृष्णल, सर ऐसा टफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? ये टफ नहीं है, इजीएस्ट है, ये काफी इजी है। आपको अब सिखाऊंगा मैं, इवनिंग बैच में अब ये सिखाया जाएगा। बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है, फालतू वाला क्वेश्चन नहीं है। सुबह वाले बच्चों को पूछो इससे कितने टफ वाले किए थे हमने, भयंकर वाले किए हैं हमने। ये तो कुछ नहीं है,
बेचारा बहुत ही नादान सा है ये, है ना, ये टफ है ही नहीं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सीक्वेंस बताऊंगा, हो जाएगा, राइट, डोंट वरी। यानी जिन लोगों का भी आईयूपीएससी चल रहा है ना, आईयूपीएससी खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों का आईयूपीएससी खत्म नहीं हुआ है, जो इवनिंग वाले बच्चे हैं, इवनिंग बैच वाले नए बच्चे जो हैं, तो ऐसा टेंशन मत लो। ये लोग तो सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, ये कल्पेश वगैरह, ये पार्थ वगैरह जो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ना, वो लोग ये सारा पढ़ के बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ आता है, इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़ लोगे तो आपको भी ये क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा बाद में, आपको बताऊंगा, आप बोलो, हो जाएगा आंसर, है ना। अच्छा, मर्क केप्टो का एक एग्जाम्पल पूछ रहे हो, देखो, CH3 CH2 CH2 SH, अल्कोहल का कैसे करते हो, सेम वे, ऐसा ही करना है। थायोल बोलते हैं इसको, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन थायोल, ये हो गया प्रोपेन थायोल। बस, अगर इस CH यानी SH से ज्यादा रिएक्टिव कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाता है, मैं प्रीवियस यानी पहले जो आ चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूं, ये नए बच्चों को इसमें दिमाग नहीं लगाना है, नए बच्चों को इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा आपको अभी। पुराने बच्चे जो इनको समझ में आ जाएगा ये। देखो, ये CHO मोस्ट रिएक्टिव है, तो मैंने नंबरिंग यहां से शुरू कर दिया, 3rd कार्बन पे है SH, तो इसका नाम हो जाएगा 3-मरकैप्टो ब्यूटेनॉल, 3-मरकैप्टो ब्यूटेनॉल। अगर SH से ज्यादा रिएक्टिव कोई आ गया तो इसको बोलेंगे मरकैप्टो, अगर ये एक ही है तो उसका नाम बोलेंगे थियोल, थायोल। अगर ये खुद ही ज्यादा रिएक्टिव है तो थायोल। अब मान लो मैंने यहां पे लगा दिया होता ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से थायोल ज्यादा रिएक्टिव है, सो दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन थायोल, अदरवाइज 1 थायोल, 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 थायोल, ऐसा हो जाता है इसका नाम, ये मरकैप्टो वाला। क्लियर ना, समझ आ गया ना ये अल्पेश, तुम्हें मरकैप्टो वाला एक एग्जांपल चाहिए था, दे दिया मैंने। चलो, और क्या तुम्हारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर देते हैं। सर एक बार कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया, चलो सर ने तो ऐसे भी हार्ड क्वेश्चन लिए हैं, हाँ हाँ सिद्दीक, इससे भी हार्ड क्वेश्चन किए आप लोगों ने। यस सर, ये तो बेबी है, सही है पार्थ, ये तो बच्चू है, कुछ नहीं, हलवा है ये। यस यस सर, ये तो बड़ा इजी था, यस। अरे भाई, जब सम्राट सर के साथ होता है, वाह हाँ, सही है सम्राट, तो एक बार मिल, दोनों पार्थ एक बार मिलो, हमें सिखाने के लिए, इसलिए आपके, हाँ भाई हाँ, बस सही है, कोई किसी के क्वेश्चन देखने दो मुझे। हमें तो इसमें, हमें तो सर ने तैयार पूरी तरह से कर दिया है, चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए, हाँ सही है। अब यानी तो ये जो जेई के पेपर्स हो रहे हैं ना, कल खत्म हो गए ना, 1 से 8 तारीख तक था, यानी 6 तारीख तक था, तो खत्म हो चुके हैं सारे पेपर्स, और सारे पेपर आ जाएंगे नेट पे, तो बाद में उसमें से जितने जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने आपके चैप्टर्स हुए हैं, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। सर सब में आज हमें सब्स्टिट्यूएंट्स याद करने पड़ेंगे, हाँ, सब्स्टिट्यूशंस आपको याद करने पड़ेंगे, सबसे मेन बात, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स याद करने पड़ेंगे। यस कौस्तुभ, आपको सब्स्टिट्यूएंट्स याद करने पड़ेंगे, करेक्ट है। आप तो मेरे ख्याल से पहले से हो ना, हाँ, यानी आपको तो पता है। सर अगर बेंजीन में एक तरह CH3 सब्स्टिट्यूशन हो और एक तरफ NO2 हो, तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं, P2 का नहीं। चलो, कल्पेश का एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, चलो। तो उसका ये कहना है कि अगर बेंजीन में एक तरफ CH3 हो और एक तरफ नाइट्रो ग्रुप है, कहीं पे भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आप इसको दो तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हो, दो तरह से मैंने सिखाया आपको। एक तो इसको टोल्यूइन की तरह से भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, जिसका नाम हो जाएगा 4-नाइट्रोटोल्यूइन, 4-नाइट्रोटोल्यूइन। और अगर नाइट्रोबेंजीन के फॉर्म में करना चाहते हो तो 4-मिथाइल नाइट्रोबेंजीन।
अगर नाइट्रोबेंजीन लेना चाहते हो तो 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, अगर टोल्यूइन लेना चाहते हो तो 4 नाइट्रोटोल्यूइन। दोनों सही है, दोनों करेक्ट है, कोई गलती नहीं। अच्छा, कोई ऐसा बोलना चाहता है कि सब हम तो टोल्यूइन भी नहीं लेना चाहते, नाइट्रोबेंजीन भी नहीं लेना चाहते, तो एक और तरीका है, इसको बोल सकते हो, इसको अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? नाइट्रो है, तो नाइट्रो को नंबर 1 कर दो, तो इसका हो जाएगा 1 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन। ये भी है ना। कोई बोलेगा सर हमें नाइट्रोबेंजीन भी नहीं लेना है, टोल्यूइन भी नहीं लेना है, हमें तो सिर्फ बेंजीन ही लेना है, सिर्फ बेंजीन लेना है, तो अब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, 3 और नंबर 4 करना पड़ेगा। सो दिस इज 1 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये तीनों करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, तीनों तरह से कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? एक और तरीका बताओ, एक और नॉमेनक्लेचर बताओ भयंकर वाला। 1 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन को क्या बोलोगे? बेंजीन का नाम क्या है? 246 या 135 साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन। याद है ना, बेंजीन का आईयूपीएसी बताया था मैंने, साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन। तो ये भी हो सकता है 1 नाइट्रो 4 मिथाइल HIJKLMN। अच्छा, MN आता है ना, इसको मुझे लिखना चाहिए 4 मिथाइल 1 नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ, M पहले आता है, M बाद में आता है, तो 4 मिथाइल 1 नाइट्रो, और बेंजीन का क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन। तो इसका एक और नाम भी हो जाएगा, ये चौथा नाम हो गया, 4 मिथाइल 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन। याद है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कोई आपको पछाड़ नहीं पाएगा अगर ये सारी टेक्निक्स याद रखोगे, मैंने जो भी पॉइंट्स लिखा याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। हमने कल डी बाई से छोड़ा था, हम कल लास्ट में बता रहे थे कि डी बाई जो है वो यूनिट है डाइपोल मोमेंट का। तो वो यूनिट कैसे आया, किस तरह से दिया जाता है, वो हम बता रहे थे, और हम बताने वाले थे आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट डी बाई, टू कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट मेनली, राइट? कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर प्रॉपर्टी, अदरवाइज ये वेक्टर क्वांटिटी है। प्रॉपर्टी बोलो या क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी, ठीक है ना? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होता है और यूनिट भी होता है, मतलब इसका डायरेक्शन भी है और यूनिट भी है, दोनों चीजें होती है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी। ओके, तो सर ये थोराट, सर आप ये लेक्चर कॉलेज से ले रहे हो? नहीं बेटा, क्यों, ऐसा क्यों लगा? कॉलेज से नहीं ले रहा हूं, मैं घर से लेता हूं। बाएं हाथ का खेल, हाँ, मैं लेफ्ट ही हो जाऊंगा आपसे, अब से मैं लेफ्ट नहीं लिखूंगा ऐसे, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ से, दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का खेल। नहीं, कल आया था कॉलेज में तो सोचा आप मिलेंगे। नहीं नहीं, कॉलेज में नहीं भाई साहब, अभी तो जब से शुरू होगा तब कॉलेज जाएंगे, अदरवाइज पूरा सेटअप यहाँ पे करके रखा है, घर पे पूरा सेटअप, कैमरा वैमरा सब कुछ यहीं पे करके रखा है, तो फिर क्यों बाहर जाना।
फालतू में ही। और मेरे पेरेंट्स एजेड, तो मैं ये नहीं चाहता कि बाहर जाके मुझे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो, तो मैं थोड़ा प्रिकॉशन ज्यादा लेता हूँ मैं, इसलिए। अदरवाइज अगर अकेले रहते या फिर सिर्फ मैं और आपकी मैडम रहते तब तो घूम रहे थे, तब तो पूरे नासिक में घूम लेते, मगर थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। छोटा बच्चा है और बड़े पेरेंट्स होते हैं, दोनों के लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो नाउ बैक टू द बिजनेस, वापस आ जाओ यहाँ पे, चलो फटाफट बेटा। सो डाइपोल मोमेंट जो है इसके लिए सिंबल है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। नाउ व्हाट इज क्यू? क्यू जो है वो है चार्ज, यानी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चार्ज है वो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ion balls। ठीक है ना? आयन बॉल्स के बीच का डिस्टेंस, आयन बॉल्स मतलब एक कैटायन और एक एनायन, मतलब आपका एक सेंट्रल आयन और एक साइड आयन, सेंट्रल आयन और साइड आयन जो है उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ। अल्टीमेटली वो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ ही है, मगर वो हम बॉन्ड लेंथ नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस या फिर आयन पोल्स, तो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना? गॉट इट? चलिए, अब म्यू क्यू इंटू डी, क्यू जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू डाइपोल्स है या फिर टू आयन पोल्स है। अब ये जो है आप चार्ज जो है वो कूलम्स में होता है, चार्ज जो है वो क्या है, कूलम्स में है, राइट? और डिस्टेंस जो है किस में होता है, मीटर में होता है। चार्ज कूलम्स में होता है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। तो ये जो कूलम मीटर जो है, ये कूलम मीटर को ही डी बाई बोला जाता है, समझा? इस कूलम मीटर को ही डी बाई बोला जाता है। और या फिर मैं बोल सकता हूं कि यूनिट के हिसाब से तो सही है, मगर वैल्यू के हिसाब से क्या हो जाता है, तो इसके बीच का जो जो रिलेशन है डी बाई, वन डी बाई और कूलम मीटर के साथ का, वो कुछ ऐसा है, वन डी बाई इज इक्वल टू 3.33 10 पावर 30 माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। ये कूलम में बेटा, ये सेंटीमीटर नहीं है बच्चा, कूलम इंटू मीटर, समझा? ये कूलम मीटर है, कूलम इंटू मीटर है, क्लियर ना? सो 1 dy is equal to 3.33 10 power minus 30 10 power minus 30 कूलम इंटू मीटर। यूनिट सेम है, यूनिट दोनों का सेम है, कूलम इज किलोमीटर इज इक्वल टू डी बाई होता है, मगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या होता है, 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 10 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। ये हो जाता है इसका एक रिलेशन, एक ये एक क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जन फैक्टर हो गया, ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है। इसमें एक फैक्टर और बताता हूं मैं, 1 dy is equal to 1 into 10 power minus 18 ESU into मीटर। ये इसका दूसरा कन्वर्जन है या फिर कन्वर्जन फैक्टर है ये, ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU इंटू सेंट। ये आपका MKS यूनिट है, ये CGS है। MKS में होता है कूलम इंटू मीटर MKS यूनिट में, और CGS यूनिट में होता है ESU इंटू सेंटीमीटर। ESU जानते हो ना बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये 10 पावर माइनस 18, ESU सेंटीमीटर CGS में। तो ये इसके लिए है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के लिए दो यूनिट्स हैं, MKS में होता है कूलम इंटू मीटर या फिर डी बाई, और CGS यूनिट होता है ESU इंटू सेंटीमीटर, और SI यूनिट है डी बाई। डी बाई जो है उसका SI यूनिट है, ये MKS और CGS यूनिट है, SI यूनिट है डी बाई, ऐसा आप याद रख सकते हो। क्लियर?
ये याद कर लेना, कभी कहीं पे ये पूछा जा सकता है। हाँ, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस पर किस तरह से, हाँ हाँ हाँ, मैं दे रहा हूँ यश, दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, ईएसयू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। संकेत गलत आंकड़ा लिखा है, 10 पावर माइनस 29 नहीं, 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हाँ, वही कहानी है ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ ऐसा ही है। ये आपका 10 पावर माइनस 18 होता है ये आपका, उसके हिसाब से ही ये 10 पावर माइनस 22 के आसपास होता है। ठीक है, इसलिए -30 हो जाता है। 10 पावर 12 कूलम। हाँ ठीक है। चलिए, एक बात ये चीज बता देता हूं मैं कि ये करीब करीब ऐसा 10 पावर -30 कैसे आया। देखो, क्यों मतलब चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए सोचते हैं। हाँ, ये मैं एक एडिशन चीज बता रहा हूं, ये 80 के है, एड टू योर नॉलेज। 80 के, देखो, डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो चार्ज का मैं 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम ले लेता हूं, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इनटू, आपको पता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, वो बॉन्ड लेंथ जनरली हम किस में यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। याद है ना, बॉन्ड लेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में डिसाइड करते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर या 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो ये 10 पावर, ये करीब करीब 10 पावर -10 मीटर्स है। ठीक है, तो ये हमने रफली ले लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया 10 पावर -19 कूलम। और ये मैंने किसी भी दो एटम के बीच का एवरेज कुछ भी एक डिस्टेंस ले लिया, 10 पावर -10 में उसका डिस्टेंस होता है। तो अब इसको दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर जो है वो 10 पावर -29 आएगा। ये जो भी हो, ये आंकड़ा जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी जो भी आंकड़ा हो, ये 1 इंटू 10 पावर -10 कर देता हूं, ये जो भी नंबर हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। मगर ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 10 पावर -29, 10 पावर -29। ये 10 पावर -30 के नजदीक ही है ना। यहाँ पे कोई भी आंकड़ा होगा, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 10 पावर -30 में आंसर आ ही जाएगा। तो आपका कूलम जो आंसर जो है 1 D का, वो हमेशा कूलम इंटू मीटर में कितना आना चाहिए, 10 पावर -30 के आसपास आना चाहिए। 10 पावर -29 10 पावर -30 के आसपास आना चाहिए, है ना। ये क्लियर है। ये एमकेएस और सीजीएस यूनिट्स है, एमकेएस और सीजीएस यूनिट्स है, इसका कन्वर्जन है। और इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का 10 पावर -19 में, डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होता है, मतलब 10 पावर -10 मीटर्स में होता है। इसको मीटर में लिख देता हूं मैं, ये कूलम है, तो कूलम इंटू मीटर का वैल्यू 10 पावर -30 के आसपास ही आना चाहिए। इज इट ओके, क्लियर है इतना। चलो एक कॉपी कर लो, तब तक आपके कमेंट्स देख लेता हूं मैं सच बोला जैसा। ओके ओके, चलो झगड़ा बंद, फाइटिंग बंद। ओके, चलो, और फालतू कमेंट्स मत करो यार, आप अंदर अंदर झगड़ा मत करो। जो भी करना है वो सिर्फ सब्जेक्ट की बात करो यार। बाद में कॉलेज में मिलके आपको जो भी गले मिलना है मिल लेना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन आयन डाइपोल। दो कन्वर्जन, दो यूनिट्स आप याद रखना, डी बाई किलोमीटर और ईएससी सेंटीमीटर। 10 पावर -18।
मिटा दें? ओके, चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें डाइपोल मोमेंट में ही। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड भी है और यानी यूनिट्स भी है और डायरेक्शंस भी है। सिंपल चीज है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं यहां पे, देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर आपको डिसाइड करना है किसी भी कंपाउंड का, अगर मुझे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पता करना है तो भी मैं इस डाइपोल मोमेंट से कर सकता हूं। कैसे? सिंपल है, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल डिवाइडेड बाय theoretical dipole, experimental dipole over theoretical dipole, experimental upon theoretical, experimental upon theoretical dipole करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी मिल जाएगा। यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ढूंढने के लिए याद है ना, हमने आपको क्या बताया था, वो हेनरी स्मिथ फॉर्मूला बताया था, 1.6 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर, ऐसा करके मैंने आपको हेनरी स्मिथ फॉर्मूला बताया है, वहां से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो, राइट? ओके, जबकि आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज हम डाइपोल से भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल इनटू 100, ऐसा कर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी डाइपोल से फाइंड कर सकते हैं, उसका मैंने एक एग्जांपल आपको यहां पे दे दिया। चलो अब थोड़े एप्लीकेशंस हो जाए। अब इसी डाइपोल के बेस पे थोड़े क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसका एप्लीकेशन चेक करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बता दी थी, मैंने बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड आपका पोलर है या नॉन पोलर है, वो हम इस डाइपोल मोमेंट से डिसाइड कर सकते हैं। We can decide the polarity of any compound by the dipole moment. For the compound, entire molecule, डाइपोल मोमेंट से पूरे एंटायर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पता चलता है, मतलब उसका पोलरिटी पता चलता है, सिर्फ एक बॉन्ड का नहीं। बॉन्ड तो पोलर हो सकता है, बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है, मगर पूरा मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ये डायरेक्शंस डाइपोल की जो है उसके अकॉर्डिंगली वो नॉन पोलर या पोलर हो जाएगा। अगर नॉन पोलर है तो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ऐसे याद रखना है। अगर पोलर है तो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, बस ये मेन चीज थी। अब मैं आपको डिफरेंट कंपाउंड्स बोल रहा हूं बेटा, मैं आपको अलग अलग कंपाउंड्स बोल रहा हूं जिसपे हमें डिसाइड करना है कि इसका डाइपोल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। बस हमें ये डिसाइड करना है, आंकड़े डिसाइड नहीं करने, नंबर्स डिसाइड नहीं करने हैं। नंबर डिसाइड करने होंगे तो क्या करेंगे, वो लोग क्यू का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का वैल्यू दे देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल भी दे देंगे, और आपको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर लाना है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है बस, राइट? कई बार आपको ये भी दे सकते हैं, चलो एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है तब क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, कि एक्सपेरिमेंटल दे देंगे, थ्योरेटिकल फाइंड करवाएंगे, रेशियो लेके आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है। सारे दो तीन जो भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाऊंगा एप्लीकेशन पार्ट में। मगर उससे पहले एक और चीज बता देता हूं मैं, एप्लीकेशन ही है ये भी, मगर आपको डिसाइड करना है कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें डाइपोल का क्या कंडीशन होगा। आपको एक कंपाउंड ऐसा दिया जाता है, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है सीस ब्यूट टूइन, याद आया? 1 2 3 4, ये है सीस ब्यूट टूइन, और इस कंपाउंड का नाम है ट्रांस ब्यूट टूइन, ये है ट्रांस ब्यूट टूइन। गॉट इट? जो नए बच्चे हैं उनको ये समझ नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, आइसोमेरिज्म सिखाने वाला हूं, है ना? नेक्स्ट वीक में आइसोमेरिज्म शुरू होगा, तब आपको सीख जाएंगे, आपको आ जाएगा ये।
तो ये है ट्रांस ब्यूट टू इन और ये है सिस ब्यूट टू इन। अब नाम से क्या लेना है, नाम को टेंशन मत लो, नाम जो भी है आपको डिसाइड ये करना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें म्यू का वैल्यू जो है वो 0 है और इसमें वो वैल्यू जो है वो नॉन जीरो। सिर्फ एक लाइन बतानी है, कहां पे एक लाइन आएगी, नॉट इक्वल टू वाली लाइन कहां पे आएगी इस म्यू के लिए, वो आपको बताना है। वो आपको बताना है कि कौन सा जीरो होगा कौन सा नॉन जीरो होगा, सीस वाला या ट्रांस वाला। सीस वाला या ट्रांस वाला कौन सा जो है वो जीरो होगा कौन सा नॉन जीरो होगा, वो आपको बताना है। बस दिमाग लगाओ, चेक करो और बताओ मुझे। हम्म तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस अटेम्प्ट। देखो ये CH3 और ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये sp3 है ये sp2 है, बताया था ना मैंने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के साथ, ये नहीं इलेक्ट्रो जो एस कैरेक्टर है परसेंटेज एस कैरेक्टर उसके साथ क्या होता है प्रोपोर्शनल। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, इधर पे जाएंगे, डबल बॉन्ड के साइड पे जाएंगे। तो ये एक दूसरे का अपोजिट तो है ही नहीं, ये तो इस तरफ जा रहा है ये भी इस तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ है, नीचे। ठीक है, तो ये नॉन जीरो हो गया। इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये जो है नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्या है अपोजिट है, मतलब ये क्या हो जाएगा जीरो। वेरी नाइस, परफेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट 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 है। ट्रांस वाले का जीरो जितने लोगों ने आंसर दिया है वो करेक्ट है, ट्रांस वाला जीरो करेक्ट है, क्योंकि ट्रांस में दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑपोजिट है। अरे कोई ऐसा पता चले, किसी को पता ही नहीं चलता है सर ये एरो यहाँ पे लिखे या इधर लिखे, क्या फर्क पड़ता है, आप अंदर लिखो या बाहर लिखो, दोनों है तो ऑपोजिट ही ना, ट्रांस में ऑपोजिट ही आएंगे। किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आई कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मगर करोगे तो सेम ही ना।
कि CH3 की साइड पे एरो बनाओगे या तो CH3 की साइड पे एरो बनाओगे। ऐसे तो कभी मत करना भूल से भी कि ये ऐसे करा और ये ऐसे करा, ऐसे थोड़ी ना होता है। या तो दोनों CH3 की साइड पे जाते हैं या दोनों डबल बॉन्ड के साइड पे आते हैं। ये तो फिक्स रहता है, ये तो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। आया ना समझ में? ठीक है, सो दैट वाज अबाउट दिस कंपाउंड। ये इस वाले कंपाउंड के लिए था। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। दिमाग लगाना मेरे बच्चों, इसमें बहुत परफेक्ट दिमाग लगाया आपने। ये याद रखना बेटा, ये याद रखना, वापस बोल रहे हो, याद रखना, आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाला है, याद रखना, है ना? ये 11th की सारी बुक संभाल के रखना, 12th में जाओगे तो भी पूरा काम में आएगा। हाँ, क्योंकि जेई का और नीट का एग्जाम देना है ना, अगर नहीं देना है फिर भी काम आएगा। चलिए इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं, इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं। यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे H लिया, है ना? ठीक है, इसको थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। ये CH3 लिया, ये फ्लोरीन लिया, ये H लिया, ये H लिया। ये आपका कंपाउंड है सीस, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड पे है, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है तो सीस। ये दोनों H जो सेम एटम है वो अपोजिट है, तो ये ट्रांस। नए बच्चे भी सीख लो, नए बच्चे भी सीख लो। देखो, सेम फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हो, सेम एटम या सेम फंक्शन ग्रुप तो सीस। अगर अपोजिट साइड पे तो उसको बोलते हैं ट्रांस, उसके लिए वर्ड होता है ट्रांस। यहाँ पे देखो, दोनों H या दोनों CH, यहाँ पे दोनों सेम सेम थे, यानी सेम थे, तो ये HH है, ये CH3 CH3, दोनों सेम साइड पे है तो सीस। दोनों अपोजिट है तो ट्रांस, अपोजिट है तो ट्रांस। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया है ना? अब बताओ, अब बताइए इसमें म्यू का वैल्यू क्या होगा, इसमें म्यू का वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा या नॉन इक्वल टू जीरो होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा? CH3 का मैंने बता दिया, CH3 से डबल बॉन्ड के साइड पे एरो आता है। अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में क्या है। दिमाग लगाना, सही से दिमाग लगाना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके साइड पे एरो दिखाते हैं, ये वाला एरो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड पे जाता है। दिमाग लगाओ, दोनों के लिए बताओ क्या है। ट्रांस के लिए बताओ, सीस के लिए बताओ। बराबर से दिमाग लगा के आंसर देना। CH3 से डबल बॉन्ड की साइड पे आएगा, कार्बन से फ्लोरीन की साइड पे जाएगा। वेक्टर प्रॉपर्टी है बेटा, वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा तो ये हो जाएगा। इसका वेक्टर इधर जा रही है, इसका वेक्टर इधर जा रही है, इसका वेक्टर इधर आ रही है, इसका वेक्टर भी इधर आ रही है। सो आपको क्या लग रहा है, किसके लिए जीरो होगा, किसके लिए नॉन जीरो होगा? बताओ 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 बताओ। C0, C is equal to zero, trans zero, trans zero not possible, C0। अच्छा अच्छा, इसमें तो अच्छे अच्छों की हवा निकल गई। यस यस ऋतुराज करेक्ट है, ऋतुराज करेक्ट है। बोथ आर नॉट जीरो, बराबर है बराबर है। बोथ आर नॉट जीरो, बोथ आर नॉट जीरो, करेक्ट। ये पहला बच्चा ऐसा आया जिसने आंसर करेक्ट दिया। बोथ नॉट इक्वल टू जीरो, चलो सुजीत का आंसर भी वो है। ऋतुराज का आंसर वगैरह सबसे पहले आया, किसी और ने बताया क्या? बोथ नॉट, हाँ वेरी नाइस, ऋतुराज का आंसर पहले ही आ चुका था। ट्रांस इक्वल टू जीरो, ट्रांस जीरो, टू नॉट इक्वल टू जीरो। टू क्या है? टू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है? दोनों नॉट इक्वल टू जीरो। अगर खुशी आपका मतलब है दोनों नॉट इक्वल टू जीरो तो आप करेक्ट हो।
बोथ आर नॉन जीरो, यस। कहाँ खो गए बाकी सब लोग? देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे एरो इस तरफ आएगा, मतलब ये वेक्टर यहाँ पे है। क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो एरो इस तरफ जाएगा, मतलब वेक्टर ऊपर के साइड पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहीं बीच में होगा, यहाँ पे कहीं ऊपर की ओर होगा। अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट तो है ही नहीं, अपोजिट तो है ही नहीं, 180 के एंगल पे तो है ही नहीं, मतलब जीरो तो नहीं। ये तो समझ में आ गया कि जीरो नहीं। ठीक है, चलो अब एक बात आती है कि इसमें से तो कौन सा है, ये वाला है क्या जीरो? तो चेक करते हैं, इसमें ये वाला वेक्टर इधर है, ये वाला वेक्टर इधर है। हाँ, ये तो दोनों सेम साइड पे है ना, तब भी ये कभी जीरो नहीं हो सकता, अपोजिट साइड पे है ही नहीं, इसलिए जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है। इज इट ओके? तो इस वजह से ये और ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, दोनों नॉन जीरो। बस हमें ये डिसाइड करना है कौन जीरो होगा कौन नॉन जीरो होगा, बस वही डिसाइड करना है। या फिर अब एक चीज और, अब पूछा जा रहा है इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में ज्यादा ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, इन दोनों में किसका म्यू ज्यादा होगा? इसको मैंने नाम दिया म्यू सी, इसको नाम दिया म्यू टी। ये म्यू सी है, ये मौसी है, ये म्यू टी है, यानी ये म्यू सी है और ये ब्यूटी है, ये मौसी है और ये ब्यूटी है। तो ये म्यूसी है, ये ब्यूटी है। अब बताओ म्यूसी और ब्यूटी में किसका म्यू ज्यादा होगा? म्यूसी बड़ा होगा, ब्यूटी बड़ा होगा? बताइए, आंसर बताओ, दिमाग लगाओ। टी ज्यादा होगा या फिर सी ज्यादा होगा? म्यू टी, यस करेक्ट। म्यू टी का वैल्यू जो है वो ज्यादा। परफेक्ट, आप सही हो, सही जा रहे हो। छोटे छोटे आंसर आराम से दे देते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है तब आप डूब गए। अब थोड़ा और डेप्थ में लेके जाता हूं, और अच्छे एग्जांपल्स देता हूं मैं। चलिए, अब हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, दूसरा कंपाउंड है डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा कंपाउंड है ये भी डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसका म्यू क्या होगा, किसका म्यू जीरो होगा और किसका म्यू जीरो नहीं होगा, वो बता, इन तीनों के लिए बताओ। ये 1,4 डाइक्लोरो है, ये 1,3 डाइक्लोरो है, किसका म्यू कितना होगा, किसका म्यू ज्यादा होगा किसका कम? चलो इसको बोल देता हूं मैं म्यू वन, ये म्यू टू, ये म्यू थ्री। पहले ये बताओ ना, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री में से कौन सा ज्यादा, यानी कौन सा जीरो होगा और कौन सा नॉन जीरो होगा, उतना बताओ। सेकंड वाला जीरो होगा, यस करेक्ट है। चलो म्यू टू जीरो होगा, करेक्ट है। म्यू वन जीरो नहीं हो सकता, म्यू थ्री भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है वो अपोजिट नहीं है, ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर हुआ? मुझे कैसे पता चलता है कि एरो कहां पे है? मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस याद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस याद है। तो कार्बन से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो किस तरफ एरो दिखाओ? क्लोरीन की साइड पे एरो दिखाओ। कल बताया तो था, कल बताया था ना मैंने, राजू काजू माजू। तो राजू काजू और माजू, अगर काजू माजू दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो राजू यानी इलेक्ट्रॉन्स कहां खींचे जाएंगे? दोनों साइड पे इक्वली खींचे जाएंगे। अगर मान लो माजू का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राजू इलेक्ट्रॉन्स है, आपका काजू जो है वो एक एटम है, दूसरा एटम है माजू, माजू का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? माजू के साइड पे। अगर काजू का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? काजू के साइड पे, है ना। और अगर तीसरा एटम हो जाता है जूजू, वो उसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता तो वो कहां जाते? जूजू के साइड पे जाते। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां पे जाएंगे राजू, राजू मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां। मतलब ये कार्बन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर एरो दिखाओ, और ये दोनों एरो आपके ऑपोजिट है तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों नॉन जीरो।
बस कहानी खत्म हो गई। अब आपको बताना है इन तीनों का सीक्वेंस क्या है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, किसका सबसे ज्यादा, किसका सबसे कम। ज्यादा से कम की ओर जाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ज्यादा से कम डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ नॉन जीरो मतलब नेगेटिव नहीं होगा, नॉन जीरो मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। म्यू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो वो नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, मैग्नीट्यूड है वो, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओ वेरी नाइस संकेत, क्या कंसेप्ट निकाला है यार, बहुत बढ़िया, खुश हो गया मैं। वाह संकेत वाह। एंगल डिक्रीज तो म्यू डिक्रीज, अच्छा दिमाग अच्छा लगा है, दिमाग अच्छा लगा है। मगर एक बार वापस से रेक्टिफाई करो, क्लियरिफाई करो अपने दिमाग में चीजों को कि एंगल बढ़ेगा तो, इफ एंगल डिक्रीज तो म्यू डिक्रीज, क्या है, क्या है वो चेक करो। हम्म, ये आपका 180 का एंगल है, ये एंगल डिक्रीज हो गया, ये 120 का एंगल हो गया, मान लो ये 120 का एंगल हो गया, तो एंगल डिक्रीज हुआ तो म्यू का वैल्यू इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो एंगल वाला कंसेप्ट सही है, मगर सही से लगाओ कंसेप्ट बेटा, कंसेप्ट सही से सोचो संकेत, और बाकी सब लोग भी। ये थोराट वगैरह कहां गुम हो गए, दोनों पार्थ कहां है, पार्थ स्क्वायर, कल्पेश दिमाग लगा इस पे, संकेत का जो कंसेप्ट है वो अच्छा है। सुजय कहां गया, सुजीत कहां गया, सुजीत, प्रज्वल, प्राजक्ता, पूर्वजा, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, मगर पूर्वजा बेटा कभी टू बीच में नहीं आएगा ना मेरे बच्चे। तेजस्विनी, टू तो कभी बीच में आएगा ही नहीं, टू तो लास्ट में रहेगा क्योंकि जीरो है, टू तो लास्ट में रहेगा। एंगल डिक्रीज म्यू इंक्रीज, यस कल्पेश सही पकड़े हो, एंगल इंक्रीज म्यू डिक्रीज, करेक्ट, सही पकड़े हो, करेक्ट है, एंगल वाला कंसेप्ट सही है। अच्छा इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या, रेंज प्रॉब्लम है इधर, ओके। हाँ तो आंसर करो, चलो चलो यही हो तो आंसर करो जल्दी। ओके चलो, तो यहां पे मैं आपको पहले तो एक सीक्वेंस बता देता हूं। सीक्वेंस हो जाएगा 3 1 2, 3 सबसे ज्यादा, इसके बाद 1, उसके बाद 2, 2 तो 0 तो लास्ट में रहेगा। 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर, 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इससे कम होगा, इसका तो 0 है तो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, डाइपोल 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये और ये तो एंगल है और इसका तो कोई एंगल ही नहीं बनता है। हाँ मगर कोई बात नहीं, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल की वजह से दो दो क्लोरीन तो है, दो दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब U1 U2 दोनों है, मतलब इसका वैल्यू डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है 1 के कंपैरिजन में, तो 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर, 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और और अब ये रिलेशन याद रखो, अब ये रिलेशन याद रखो, म्यू का वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, म्यू का वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा if both both substitutions, यहां पे लिख देता हूं मैं, अलग से लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं अलग से, इस रिलेशन को वापस यहां पे लिख के दे देता हूं मैं, समझना ये, mu is inversely proportional to theta if both groups are
सेम, मतलब ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, अगर ये सेम है तब हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, और म्यू इज प्रोपोर्शनल टू थीटा if both groups are different in nature, ऐसा लिख दो यहाँ पे, सेम इन नेचर, डिफरेंट इन नेचर। नेचर का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों विड्रोइंग है, दोनों क्लोरीन जो है क्या है, विड्रोइंग है। अगर दोनों ग्रुप डोनेटिंग आते तो भी ये क्या होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। हाँ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब दोनों ग्रुप सेम हो, ये प्रोपोर्शनल होता है जब दोनों ग्रुप डिफरेंट हो इन नेचर। ठीक है, चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। ये अच्छा, ये सीक्वेंस पहले बता दूं, देखो ये आपका 3 जो है इसके पास 2 क्लोरीन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब इन दोनों के वेक्टर की वजह से एक रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिलेगा 2 की वजह से। जबकि यहां तो एक ही क्लोरीन है, तो एक ही क्लोरीन का एक ही डाइपोल मोमेंट होगा, जबकि यहाँ पे 2 क्लोरीन का 2 डाइपोल मोमेंट होगा, 2 डाइपोल मोमेंट होगा, तो ऑब्वियसली उसका डाइपोल मोमेंट का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा ही हो जाएगा, इससे ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस सेम है, मगर फिर भी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि इसमें एक ही क्लोरीन है, तो एक ही क्लोरीन की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मैग्नीट्यूड होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट ओके, राइट। चलो अब ये दोनों केस बारी बारी चेक करते हैं। पहले मैं इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, इसका पहले एग्जांपल देता हूं मैं। देखो फॉर एग्जांपल यहां पे है OH, यहां पे है OH, चलो OH नहीं, मैं ये एक और ले लेता हूं, यहां पे मैं CH3 ग्रुप लेता हूं, मैं सिंपल पहले ग्रुप लेता हूं CH3। यहां पे लिया CH3, यहां भी लिया CH3, यहां भी CH3 और यहां पे CH3। अब देखिए इसमें बॉन्ड एंगल की कहानी क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि ये डोनर है, ये भी डोनर है, CH3 इस कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, मतलब क्या है इन तीनों में, दोनों ग्रुप जो है वो क्या है, डोनर है, दे आर सेम इन नेचर, दे आर सेम इन नेचर। सेम इन नेचर का मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है। डोनर क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपैरिजन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब इन तीनों कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। देखो इसमें बॉन्ड एंगल चेक करो, बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 180, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 बॉन्ड एंगल है इसका, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल 120, और ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, 60। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, ये तो 180 है, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा बेटा, इसका म्यू हो गया 0, इसका म्यू जो है वो नॉन जीरो, इसका भी म्यू नॉन जीरो, ये म्यू 3 है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 1 है, ऑब्वियसली ये दोनों का नॉन जीरो हो जाएगा। शांति से समझो, शांति से समझो, ये दोनों अपोजिट साइड पे है, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट अगर मैं लिखूं तो ऐसा होगा, इसका डाइपोल ऊपर, इसका डाइपोल नीचे सॉरी, ये दोनों 180 एंगल पर हैं, तो इनका तो 0 हो गया, इनका 180 एंगल पे नहीं है, ये यहाँ पे है, ये नीचे है, यहाँ पे नीचे, तो इनका म्यू जो है वो नॉन जीरो है, इसका भी ऐसा ही है, इसका भी डाइपोल यहाँ पे, इसका डाइपोल नीचे, मतलब इसका भी कभी 0 नहीं होने वाला।
अब इन तीनों के बीच में रिलेशन चेक करना है, तो रिलेशन के हिसाब से चेक करो। देखो थीटा कम होता जाएगा, मतलब थीटा कम होता जाएगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाएगा। कब? जब ये दोनों ग्रुप यानी तीनों स्ट्रक्चर में ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CH3 दोनों डोनेटिंग। डोनेटिंग क्यों? क्योंकि इस CH3 के कंपैरिजन में ये आपका कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड वाला है, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो खींच लेगा। अब बत्ती जली ना, दिमाग की बत्ती जली ना अब, है ना? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जैसे जैसे ये बॉन्ड एंगल घटता जाएगा वैसे वैसे म्यू का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर होगा μ1 मिनिमम, देन μ2, देन μ3। μ1 μ2 μ3, μ3 वुड बी हाईएस्ट, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया तो म्यू जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। बॉन्ड एंगल दिख रहा है ना, ये 180 का बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 120 है, ये बॉन्ड एंगल 60। बॉन्ड एंगल छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो म्यू का वैल्यू बढ़ता जाएगा, म्यू का वैल्यू इंक्रीजिंग। 3 to 1 करेक्ट, 3 to 1 कंसेप्ट समझ में आ गया। एंगल डिक्रीजेस, म्यू इंक्रीजेस। मगर ये कब है, कब लगता है ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 कब लगता है? जब दोनों सेम नेचर वाले हो, मतलब ये दोनों मिथाइल सेम नेचर वाले थे, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, तब ये लगता है। या फिर दोनों विड्रॉइंग हो, मतलब कि मान लो यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये 4th एग्जांपल करके, ये 5th एग्जांपल कर दिया मैंने, ये एग्जांपल नंबर 4 है। यहां पे क्लोरीन लगा दिया, चलो ये 3 है, तो ये तो वैसे भी 0 होगा, ये दोनों नॉन जीरो होंगे। यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दिया, तो अगेन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। यहाँ पे कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पे कितना हो गया, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल 120, इसका 180। 180 के लिए कितना है मिनिमम, उससे ज्यादा किसका होगा, इसका, यानी आपका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है, 1 का। 1 का बॉन्ड एंगल सबसे कम है, तो ये सीक्वेंस अब चेंज हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगा 1, उसके बाद 3 और उसके बाद आ जाएगा 2। सबसे ज्यादा, सबसे कम बॉन्ड एंगल यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है तो सबसे कम हो जाएगा, और ये 3 वाला बीच में, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है इफ बोथ द ग्रुप्स आर सेम इन नेचर। सेम इन नेचर मतलब ये डोनर 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 डोनर, दोनों डोनर डोनर, ये दोनों क्या है, विड्रॉइंग 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 विड्रॉइंग। अब अगर दोनों विड्रॉइंग विड्रॉइंग या दोनों डोनर डोनर होते हैं, तो हमें पहले वाला केस जो है वो याद रखना है। ये समझ में आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा कब होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सेम नेचर वाले हो दोनों। ये दोनों, 2 के लिए बात होगी, 3 के लिए बात नहीं होगी, 2 के लिए बात होगी, क्योंकि 2 के वेक्टर हम चेक कर सकते हैं, 3 का वेक्टर चेक नहीं करना है, 3 का एक दूसरे को काट देंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको बेटा? ये एक बार सब लोग मुझे बोल दो यस और नो, यस और नो। अगर नो बोलोगे तो वापस बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है, बहुत काम की चीज है, मस्त है ये, लॉजिकल है, समझा समझा, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, पूरा समझा, वेरी गुड यश, वेरी गुड। सर रिपीट प्लीज, करता हूं, चलो कृष्णन वापस रिपीट करता हूं मैं। समझ गया सर, ओके वेरी नाइस। सुजीत, प्रतीक, तेजस्वरी, ओके समझ गया सर, वेरी गुड। अजिंक्य, वेरी नाइस, यस सर समझ गया, यस सर, ओके ओके, अच्छे समझ में आ गया। पीयूष, कल्पेश, ओके रिपीट। चलो कुणाल, कृष्णल और कुणाल दोनों को रिपीट करना है। चलो वापस बताता हूँ, देखो एक मिनट यहाँ पे चेक कर लो। देखो CH3 और ये C, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 हाइब्रिडाइज C, तो इलेक्ट्रॉन CH3 से कहा जाएंगे, बेंजीन रिंग में। ये भी CH3 से कहा भेजेगा, बेंजीन रिंग में। दोनों सेम है, दोनों डोनर है, दोनों डोनर है, दोनों डोनर है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अगर नेचर सेम है दोनों का, तो
ये वाला फंडा लगाओ कि डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा 180, थीटा 120, थीटा 60, ये डिग्री में 120 और 60 डिग्री में 180 डिग्री में दिखा रहा हूं। तो जितना थीटा कम होता जाएगा, जितना थीटा कम होता जाएगा, एंगल कम होता जाएगा, उतना ही म्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो म्यू बढ़ गया, म्यू 1 से म्यू 2 बढ़ गया, म्यू 2 से म्यू 3 भी बढ़ गया। अभी क्लियर? ये कैसे कम से ज्यादा हो रहा है? क्योंकि थीटा कम होते जा रहा है, तो ये डाइपोल मोमेंट बढ़ते जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम वे यहां भी वही है, यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब विड्रॉइंग क्यों है? क्योंकि कार्बन से क्लोरीन, ये बेंजीन का डब्बा जो है इसमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ क्लोरीन लगा होता है, तो कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो दोनों विड्रोइंग, दोनों का सेम नेचर है विड्रोइंग, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका थीटा 160, 180, 120, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका 1 का, उसके बाद 120 वाले का, और उसके बाद 180 वाले का, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी क्लियर है ये? अब हम चेक करते हैं कि अगर, हाँ डीबी भी भेजूंगा मैं, इसका डीबी भी दूंगा मैं, यस, डाइपोल मोमेंट का डीबी भी आएगा, आज ही भेजूंगा मैं, ठीक है। चलो केस नंबर 2 स्टडी करते हैं, केस नंबर 2, सेकंड केस स्टडी करते हैं। बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट इन नेचर, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट होते नेचर में तो क्या होता। सेकंड केस के लिए बता रहा हूं मैं, ये केस 1 के एग्जांपल्स थे, ये केस 1 के एग्जांपल थे। अब मैं 6th एग्जांपल दे रहा हूं आपको, केस 2 का, केस 2 का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, केस 2। समझो, दोनों का नेचर अगर अलग है, मतलब एक CH3 है और एक क्लोरीन, दोनों का नेचर अगर अलग है, एक CH3 है एक क्लोरीन, तीसरा स्ट्रक्चर उसमें भी एक CH3 और एक क्लोरीन, तो अभी तो कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों ग्रुप तो तीनों में सेम होने चाहिए। इसका आएगा μ1, इसका आएगा μ2, इसका आएगा μ3, ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और ये भी नॉन जीरो, क्योंकि सेम एटम है ही नहीं ना, दोनों CH3 या दोनों ClCl होते तो कभी जीरो होने के चांस थे, ये तो है ही नहीं। अब इसमें होगा क्या, देखो, CH3 इसको देगा, क्लोरीन यहां से खींचेगा, CH3 देगा, क्लोरीन खींचेगा, CH3 देगा, क्लोरीन खींचेगा, मतलब इसका डाइपोल इधर है, इसका डाइपोल इधर है, इसका डाइपोल यहां पे है, इसका डाइपोल नीचे है, CH3 का डाइपोल नीचे है, इसका डाइपोल ऊपर है। अब देखो आप लोग बेटा, यहां तो बॉन्ड एंगल कितना है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 है, इसमें बॉन्ड एंगल है 120, और इसमें बॉन्ड एंगल है 60। तीन ही बॉन्ड एंगल हो सकते हैं बेंजीन में, तो 180, 120 या 60, तीन ही हो सकते हैं, तीन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। समझा? ये क्लियर है? अब इसमें क्या हो गया, म्यू प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, मतलब जितना थीटा ज्यादा उतना ही उसका म्यू ज्यादा, तो ऑब्वियस है ये 120 180 डिग्री है, तो μ1 वुड बी ग्रेटर देन, μ1 का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा μ2 से, वो ज्यादा होगा μ3 से। ऑब्वियसली ये थीटा घटता जाएगा तो आपका म्यू भी घटता जाएगा, 120 से 120, 180 से 120 से 1 और 60 डिक्रीज, 180 से 120, 120 से 60, थीटा के साथ वो प्रोपोर्शन हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर ऑफ डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर मतलब एक, एक का जो है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, एक जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। आगे क्या था, विड्रॉइंग विड्रॉइंग था या दोनों डोनेटिंग डोनेटिंग था। अगर नेचर सेम था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है इन तीनों में, और अगर थीटा का प्रोपोर्शनल होता है तब, जब दोनों का नेचर डिफरेंट होता है, तो दोनों का नेचर डिफरेंट हो जाएगा। तो क्लियर है? अभी इतना क्लियर हो गया सबको? ये μ1 मैक्सिमम, उसके बाद 120, उसके बाद 61।
सेम नेचर मतलब ये कोई भी आपको फंक्शन ग्रुप दिया जाए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन ग्रुप दिया जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। मान लो आपको ऐसा दिया गया, यहां पे मैं देता हूं OH और यहां पे देता हूं Cl और दूसरा कंपाउंड में वही दे रहा हूं मगर एंगल चेंज है, ये OH ये Cl, मैं साइनाइड ले लेता हूं, चलो हाँ चलो OH ही रखो। अब देखो ये OH जो है वो किसके साथ लगा हुआ है, कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये OH इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इस कार्बन और OH इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन और OH में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ये रहा ऑक्सीजन के साइड पे एरो बन जाएगा, मतलब आपका डाइपोल किस तरफ होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वही तो बोल रहा था कि काजू और माजू राजू मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। मान लो माजू का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस तरफ एरो आएगा, राइट। मान लो काजू का ज्यादा है तो एरो इस तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉइंग है, ये ज्यादा विड्रॉइंग है। तो इसमें समझो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन राजू है, ये हमारा काजू है, ये माजू है, ये कार्बन जो है वो काजू है, ये ऑक्सीजन हमारा माजू है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एरो किस तरफ जाएगा, माजू के साइड पे। तो वो विड्रॉइंग हुआ ना, नेचर क्या है उसका, बेंजीन के डब्बे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना। हाँ ठीक है। क्लोरीन का क्या कहानी है, यहाँ पे कार्बन है और ये क्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन होता है, सॉरी क्लोरीन होता है। तो इसका एरो किधर जाएगा, बाहर की ओर। कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, क्लोरीन। हमने पहले भी तो वही किया था बेटा, हमने वही तो किया था, नाइट्रोजन के साथ जब फ्लोरीन लगाया था, कल हमने बताया था इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन के साइड पे लिया था, तो लोन पेयर से ऊपर और तीनों फ्लोरीन से नीचे, वही तो कर रहे हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर अलग किया है मैंने, बाकी तो कहानी वही चल रही है। हमें देखना ही होता है कि सेंट्रल एटम से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर पुल करेगा। अच्छा मैंने एक एग्जांपल ये दिया था NH3 वाला भी, उसमें याद करो, उसमें मैंने एरो कहां पे बनाया था, नाइट्रोजन के साइड पे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है तो अपनी ओर खींचेगा। ये समझा ना, नहीं ये पहले समझ लो, ये OH ज्यादा खींचेगा Cl ज्यादा खींचेगा, दोनों सेम साइड है ना, दोनों एटम यानी OH और Cl दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, तो उसका मतलब उनका नेचर क्या है, सेम। इफ बोथ द ग्रुप्स आर ऑफ सेम नेचर, आर इन सेम नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है दोनों, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंगल 60 का एंगल 180 का, एंगल 60 का और यहाँ पे 180 का, तो 180 वाले का कम होगा 60 वाले का ज्यादा होगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अच्छा अगर दोनों का नेचर सेम आ जाता है तो ये कहानी है, अगर नेचर डिफरेंट आता है तो प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है। अच्छा चलो अब मैं बताता हूं यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 वाला क्या कहानी है, इसको मिटा देता हूं मैं, सब लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। यही होता है, अगर प्रीवियस पहले जो पढ़ाया गया वो याद नहीं रखोगे तो फंस जाओगे। चलो CH3, ये आपका कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन बेंजीन का कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब दोनों कार्बन है, अब यहाँ पे ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे पूरा बेंजीन का डब्बा बना हुआ है, इसमें ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, इसका sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों कार्बन। तो क्वेश्चन ये होगा सर दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होता है, नहीं, मगर मैंने ये चीज बताई थी आपको कि sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होता है, sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 का En ज्यादा होता है sp3 के En से। अब बोलोगे सर ऐसा तो आपने बोला ही नहीं है, हाँ मैंने बोला है, मैंने बोला था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 33.33, इसका होता है 25, याद करो, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर
जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, निकालो 50 रूल, निकालो 50 रूल। आगे वाला जो है वो पार्ट निकालो जहां पे मैंने परसेंटेज एस कैरेक्टर सिखाया। जिसका परसेंटेज बॉन्ड पैरामीटर्स में सिखाया मैंने, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर वाला जो था ना उसमें सिखाया मैंने। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 का ज्यादा होता है ना, क्योंकि 33% होता है जबकि 25% है। तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यस, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड पे जाएंगे, मतलब CH3 से कहां जाएंगे, इस sp2 के पास जाएंगे। तो एरो नीचे की ओर आएगा, इसका डाइपोल नीचे दिखाया जाएगा। इसलिए मैंने इसमें डाइपोल में एरो नीचे दिखाया होता है हमेशा। यहाँ पे मान लो CH3 था तो भी मैंने इसका डाइपोल यहाँ पे दिखाया था, जो डबल बॉन्ड के साइड पे एरो दिखाता है। हाँ, इतना डीप में ही सोचना पड़ेगा, डेप्थ में यार, ये ऐसे थोड़ी ना है। और एक बात बताऊं आपको यार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देना, सिर्फ बोर्ड्स का एग्जाम देना, क्योंकि बोर्ड्स का तो कब का खत्म हो गया, बोर्ड्स का तो कब का खत्म हो गया। जब मैंने बोला ना कि डाइपोल मोमेंट ये होता है, डाइपोल मोमेंट कल मैंने एक्सप्लेन किया ना, कल मैंने जो एक्सप्लेन किया ना वो बोर्ड का था। सिंपल बोर्ड्स का उतना करो, बोर्ड्स में आ जाएगा, बस मजे करो, कुछ नहीं, मार्क्स आएंगे, कहीं अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिलेगा। दिमाग जितना लगाओगे, जितना लॉजिक चलाओगे, जितने सारे कंसेप्ट को डीप में जाओगे, डेप्थ में याद करोगे, उतना ही आपका डेवलपमेंट हो। और चैलेंज चैलेंज कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना दिमाग लगाओगे ना, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप और कर ही पाओगे आप लोग, डेफिनेटली आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। मगर ये चाहिए, इतना डेप्थ चाहिए, इतना डेप्थ लाओ अपने सब्जेक्ट में, इतना डेप्थ लेके आओ, राइट। So sp2 is more electronegative than sp3, तो इलेक्ट्रॉन sp2 के साइड पे खींच जाए। एक बार समझ लिया ना, बाद में बहुत इजी हो जाएगा, एक बार समझ लिया बहुत इजी हो जाएगा। चलो अब इसमें भी एक पूछता हूं, अगर sp होता मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता और आपका sp2 होता और sp3 होता, यानी डबल बॉन्ड होता और सिंगल बॉन्ड होता, तो इसमें ज्यादा नेगेटिव कौन हो जाएगा, ये। क्यों, क्योंकि इसका sp कैरेक्टर कितना है 50, ये 33 और ये 25। तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड से कम, सिंगल बॉन्ड से भी कम। कार्बन कार्बन नहीं, कोई भी ले लो, दुनिया का कोई भी ले लो, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड से कम, सिंगल बॉन्ड से भी कम। कहीं भी चले जाओ दुनिया में। क्लियर है ये सारी कहानी, इसलिए CH3 का एरो मैंने नीचे दिखाया था। ओके, अब आते हैं वापस, अब आते हैं वापस सेकंड केस के ऊपर। अगर दोनों डिफरेंट नेचर के हों, दोनों डिफरेंट नेचर मतलब एक डोनेटिंग एक विड्रोइंग, एक डोनेटिंग एक विड्रोइंग, मतलब एक आपका क्लोरीन और दूसरा आपका NH2 या क्लोरीन या CH3 और क्लोरीन। एक क्लोरीन विड्रोइंग है और CH3 डोनेटिंग है, दोनों का नेचर अलग है, तो वो हमेशा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू थीटा, हमेशा वो प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं बार बार रिपीट करो, आपने जो लिखी हुई चीज है बार बार रीड करो, जो आपने नोट्स बनाई है वो, है ना, बहुत आपको समझना इजी हो जाएगा। ये वीडियो भी आप याद रख लो, ये 26 लेक्चर है, इसमें हमने आपको ये क्या चीज बताई थी वो भी याद रखो, अगर ऐसा है तो वापस आप देख सकते हो। मैंने बोल दिया है कंप्यूटर वाले बंदे को, वो जो है वो सारा प्लेलिस्ट बना के दे देगा, प्लेलिस्ट बना रहा है वो, केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा। ठीक है ना, अभी क्लियर हो गया दोनों केस, बस इसके बेस पे हम आपको क्वेश्चन देंगे। चलो अब मैं अभी एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, शायद 1-2 मिनट है हमारे पास, नहीं नहीं ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इसका मुझे आंसर बता दो, इसका मुझे आंसर बता दो। डेयरी मिल्क खिलाऊंगा, जब भी मिलोगे तब डेयरी मिल्क खिलाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं सिर्फ, सिंपल, आप जिसको जानते हो उसी कंपाउंड को ले रहा हूं मैं। ये है क्लोरोबेंजीन, इसका आपको म्यू का वैल्यू दिया है 1.33 डी बाई, इसको आपका वैल्यू दिया है 1.33 डी बाई क्लोरोबेंजीन का। और आपको पूछा गया है कि इस वाले कंपाउंड के लिए
1 2 3। हाँ चलो इस वाले कंपाउंड के लिए म्यू का वैल्यू बताओ। ये इसका 1.33 है, तो इसके लिए वैल्यू बताओ। इसके लिए कितना डी बाई होगा, नंबर बताओ। चलो अभी मैं यहाँ पे नंबर पूछ रहा हूँ, इसका नंबर क्या होगा। डेयरी मिल्क खिलाऊंगा सही आंसर दिया तो। नाम लिख के रखा है 12th वाले का, तो 3 4 लोगों को मिल गया है डेयरी मिल्क। बताओ। हाँ हाँ आंसर आने शुरू हो गए, वाह। ओके, सही है गलत मैं बताऊंगा अभी, पहले आंसर बनाते जाओ, आंसर देते जाओ, मैं सही है गलत बाद में बताऊंगा। बस हो गया आंसर, सब लोगों ने दे दिया। अब कोई देना चाह रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ये तो आपको पता ही है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। चलो जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसको मैं डेयरी मिल्क दूंगा। नाम तो सबके बोलूंगा, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया सबके नाम बोलूंगा मैं, मगर जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका डेयरी मिल्क पक्का। ठीक है चलिए। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको अब फाइनली आंसर बता देता हूं मैं, और सब लोग अपना आंसर चेक कर लो। मगर सबसे पहले जो आंसर दिया था वो है ऋतुराज, करेक्ट है। देखो इस क्लोरीन का ऊपर डाइपोल मोमेंट होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। ये दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कट कर देंगे। सिर्फ इसका ही डाइपोल मोमेंट बचेगा और वो है 1.3। मतलब सिर्फ क्लोरोबेंजीन जैसा ही बचा। 1.33 इज द करेक्ट आंसर। 1.33 इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों ने, मुझे पता ही था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे मेरे बच्चों, अरे भगवानों, ऊपर से आए हो क्या। डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर प्रॉपर्टी है, वो वेक्टर प्रॉपर्टी है। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा वो। इसका तो जीरो हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, ये एक ही बचेगा। सो आंसर इज 1.33। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मूर्ख मत बनो, झांसे में मत आओ, फंसा देंगे हम आपको, दुनिया आपको फंसा देगी, क्वेश्चंस फंसा ही देंगे। ऋतुराज करेक्ट है, बाद में अंकिता का करेक्ट आंसर आया। ऋतुराज करेक्ट है बेटा, तूने आंसर सही दिया। श्री राम का करेक्ट है, प्राणिनी का करेक्ट है, कौस्तुभ का करेक्ट है, वेरी नाइस। ऋतुराज को डेयरी मिल्क मिलती है। थोराट ने भी 1.3.99 कर दिया था, मुझे पता ही था कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे मेरे भगवानों याद रखो, वेक्टर प्रॉपर्टी एक दूसरे को कट कर देता है, सिर्फ आंसर बचता है ये पूछा जाएगा जेडब्ल्यू मेंस में। ये मेंस का क्वेश्चन है, एनडब्ल्यूटी का क्वेश्चन है, नीट का और मेंस का क्वेश्चन नहीं है, एडवांस एडवांस कुछ नहीं है। ये नीट का और जेई का क्वेश्चन है, सिंपल सा बकवास सा, है ना। समझ में आया ना। अब दिमाग लगाओगे ना, शीट भेज रहा हूं, डीपी भी भेज रहा हूं, लगाओ दिमाग उसमें, है ना। चलिए ऋतुराज का नाम लिख देता हूं। तो आज हम यहां तक रुकते हैं, कल वापस आगे बढ़ेंगे। 11th में ऋतुराज। चलिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टाटा।